नवजात बच्चे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके लंग्स इतने ज़्यादा अफेक्टेड हैं जैसे कोई सीवियर चेन स्मोकर हो, वैसे हालात हैं। लेवल एट विच वी आर राइट नाउ वो आईसीयू वाला लेवल है। और सब सोचते हैं कि ऐसा मैं गोवा चली जाऊँ, मैं बैंगलोर चली जाऊँ, मैं चेन्नई या बॉम्बे चली जाऊँ, तो पर मैं ये कहना चाहती हूँ आप कहीं पर भी भाग कर नहीं, कहीं पर एक देयर इज नो एस्केप। तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर की बात जो हो रही है अभी, WHO कहती है कि उसकी मात्रा साल भर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और दिल्ली में साल भर हम देखते हैं 100 से 105 तक वो पहुंच जाती है। मैक्सिमम डेथ एंड illness happen at a level जो almost entire India जिस लेवल पे है आज, जो है about from 20 to 70। अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा कि पराली की जो मात्रा है जलाने की वो ड्रास्टिकली कम हो गया। डिस्पाइट दैट पोल्यूशन इस लेवल पे है। हर साल हमें सुनने को आता है कि एक नया प्लान बन रहा है, और हर प्लान में हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। अगर मैं अपने इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड उसका कैप में पहन लूं और एक इकोनॉमिस्ट की तरह जवाब दूं तो वो रहेगा दैट डिपेंड। क्या दिल्ली वालों को कभी फिर से एक साफ एयर देखने को मिली? बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में भी हम काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। एयर पोल्यूशन, मोबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन सिटीज, इनको हमेशा साइलोज में डिस्कस किया जाता है। आज के हमारे दोनों गेस्ट वो स्पेंड डेकेड्स इन दिस वर्टिकल, जिन्होंने हमें ये समझाया है इनको साइलोज में नहीं बट दे हैव टू बी सीन सिस्टम एज अ होल। द फर्स्ट गेस्ट अनुमिता रॉय चौधरी, she is the executive director at Center for Science and Environment, and my second guest is Sharif, who is an associate director at TERI। आज हमने इनके साथ काफ़ी अच्छा कॉन्वर्जेशन किया। यह कॉन्वर्जेशन सिर्फ एक पॉलिसी या टेक्नोलॉजी के लिए नहीं था, बट कैसे इंडिया 47 दिखेगा एंड हाउ डू वी रीच दैट विजन ऑफ इंडिया 2047। आई हैड एन गुड टाइम विद देम। आई होप यू विल ऑल्सो डू। एंजॉय द शो। सो शारिफ एंड अनुमिता, आज हमारे ऑडियंस को बताइए कि एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? सो प्रियदर्शी, एयर पोल्यूशन से आने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा जो यूके में और यूरोप के रीजन में ज़्यादातर ये इस पे बात होती है, जहाँ विंटर्स में जो पर्टिकुलरली एजेड लोग होते हैं दे गो थ्रू डिप्रेशन। वो डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम में, विंटर के टाइम में, आपको सनलाइट नहीं मिलता है। इट इज़ वेरी कोल्ड, यू कांट गो आउटसाइड, यू मीट लेस पीपल, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो लोगों से। तो उस वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जिसके वजह से काफ़ी मौतें भी होती हैं। देयर आर सब्सटैंशियल नंबर ऑफ डेथ्स दैट आर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, पर्टिकुलरली इन यूरोप। सो उसका टर्म जो होता है वो सैड होता है। सो आई एम स्टार्टिंग ऑन अ सैड नोट। It's seasonal adaptive disorder, where people are not able to adapt to the environment and condition. Similarly, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में जो सैड है उसको हम विंटर ब्लूज भी बोलते हैं। हम लोग मंडे ब्लूज के बारे में जानते हैं, बट विंटर ब्लूज इज समथिंग वेरी रिलेटेड टू द सैड डिसऑर्डर, जहाँ पे हम डिप्रेशन में जाते हैं, इसकी वजह से डेथ्स होती हैं। सिमिलर सेम चीज़ जो है हम लोग यहाँ दिल्ली में भी और इंटायर रीजन में हम लोग फेस करते हैं। जैसे ही विंटर आता है एक तरह का हमें डर आने लगता है, खौफ हो जाता है कि हम विंटर में आ रहे हैं, प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा। सो एयर पोल्यूशन इज़ प्राइमरली, जब हम सांस लेते हैं तो ज़्यादातर हम चाहते हैं कि शुद्ध हवा हो। हम खाना खाते हैं तो हम चाहते हैं कि शुद्ध खाना खाएं, राइट? तो एयर पोल्यूशन में ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन के साथ साथ हम अदर पॉल्यूटेंट्स भी लेते हैं, जो काफ़ी हानिकारक होता है हमारे लंग्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए। नॉट ओनली young and middle aged people, but particularly for small children, as well as old age people. So उन पे जो इम्पैक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। सो या एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण हम कह लें, उसके वजह से, एंड जैसे यूके में हम और यूरोप में हम बात कर रहे थे सैड से रिलेटेड डेथ्स में, एयर पोल्यूशन इज आल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ डेथ्स एंड सीरियस डिसीजेस एज वी सी। ओके, आपने कहा सैड विच इज सीजनल, तो इसको भी हम उसी कैटेगरी में डाल सकते हैं बिकॉज एयर पोल्यूशन भी आजकल सीजनल है। और अनुपता, इज दैट एयर पोल्यूशन ओनली अबाउट स्मोक टुडे? जैसे हमने जो पढ़ा है पहले वो हमेशा यही होता है कि धुआं ज़्यादा है, इस वजह से एयर पोल्यूशन है। तो देखिए, हवा में जो आज आपको मिलता है वो है कि प्रदूषण है
धुआं और धूल, अगर आप डॉक्टर से बात करें, किसी से बात करें, तो अब प्रश्न है कि धूल तो हमें पता है कहाँ से आ रहा है, क्योंकि और जो ज़्यादातर जो हम नॉर्दर्न इंडिया में हैं, तो यहाँ पे तो धूल से भरी हुई है हमारी पूरी इंटायर रीजन। और पर जो धुआं है, और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। धुआं है कि आप कुछ भी अपने शहर में, अपने गांव में, कहीं पर भी आप कुछ जलाते हैं, तो उससे धुआं निकलती है। और आप क्या जला रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि धुआं कितना टॉक्सिक और हानिकारक होगा। अब ये धुआं आता कहाँ से है? आप गाड़ी चलाते हैं तो टेल पाइप से धुआं निकल रही है। आप अगर आप उद्योग बढ़ा रहे हैं कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो उसकी स्टैक से धुआं निकल रही है। घर हमारे चारों ओर जो कचरे जो गार्बेज यू सी, वो जलाते हैं तो उससे धुआं निकलती है। तो हर जगह हम देखते हैं कि क्योंकि हमारी जो, जिसको हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट और हमारे शहरों में जो शहरीकरण के कारण जो लगातार जो एक्टिविटीज़ बढ़ रहे हैं, अर्बन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और उसको अगर आप ठीक से कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप ये नहीं देखेंगे कि जो काम हो रहा है उसको हम इस तरीके से करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर हो, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ज़रूर हो, पर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम रोक पाएँ। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक तो है कि डेवलपमेंट के साथ-साथ जो ये सब होता है हमारे चारों ओर, हमारे शहर में, हमारे घर के पास, और कुछ बात ऐसी भी है कि जो गरीबी के कारण भी हो रहा है। क्योंकि गरीब जिनको हम आज अफोर्डेबल फ्यूल नहीं दे पाते, जिनको अभी भी खाना पकाने के लिए, उनकी हीटिंग के लिए उनको मजबूर है वो कि जो चूल्हे जलाते हैं। तो इससे भी आप ज़रा समझिए कि उनकी जो अपनी एक्सपोज़र है, क्योंकि आप जब लकड़ी जला के घर के अंदर आप खाना पका रहे हैं, उसकी जो एक्सपोज़र, जो हमारे महिलाएँ हैं, जो बच्चे हैं घर में, और उसके कारण जो बीमारियाँ हो रही हैं। तो बात जो आज प्रदूषण की हो रही है वो है कि ये तो प्रदूषण है, और प्रदूषण कहाँ से आ रहा है हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो सबसे बड़ी बात है कि ज़रा समझना चाहिए कि इसका जन सेहत के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है। तो जो हम कह रहे हैं कि हमारे सांसों के साथ घुलती हुई अंदर जो ये टॉक्सिन्स जो जा रहे हैं, डॉक्टर्स हमें समझाते हैं कि जो हम पार्टिकुलेट मैटर, छोटे-छोटे कण होते हैं हवा में, हमारे सांसों के साथ वो अंदर, वो इतने छोटे हैं कि जो हमारी जो ब्लड बैरियर है उसको तोड़ के वो अंदर चली जाती है। और जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ जब वो पूरा एकदम मिक्स होके हमारे सारे शरीर में वो फैल रहा होता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडीज में सब इफेक्टेड होते हैं। एक समय हम सोचते थे कि प्रदूषण के कारण शायद हमें सिर्फ कफ और कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, पर आज हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जितनी भी बीमारियां आज हम जानते हैं, मेटाबॉलिक, कि वो स्ट्रोक, हार्ट, डायबिटीज, कैंसर, तमाम डिजीजेस के साथ आज वायु प्रदूषण जुड़ा हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो कहते हैं कि जो फिटस है, द बेबी इनसाइड द मदर्स वूम इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। क्योंकि माँ जब सांस ले रही है तो माँ के सांसों के साथ घुलती हुई जो प्रदूषण अंदर जा रही है वो फिटस को इफेक्ट कर रहा है। न्यू बॉर्न बेबीज आर इफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। तो ये जो गंभीरता है इस पूरे मुद्दा का, ये जरा इसमें एक लोगों में ये सोच और समझ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई और मुझे भी काफ़ी डर लगा ये सुनकर कि अगर फिटनेस तक भी कुछ ऐसा हो रहा है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। बट जब हम एयर पोल्यूशन की बात भी करते हैं तो क्या है वो डेंजरस लेवल, जब हम बोलते हैं कि अब बहुत प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब दिस यहाँ तक सस्टेनेबल है बट ये डेंजरस लेवल है, और वो कहाँ तक जाते हैं डेंजरस लेवल? तो मैं यही कहूँगी कि आज वायु प्रदूषण को काबू में लाने के लिए सरकार मानक बनाते हैं। वो कहते हैं कि साफ हवा के लिए मानक, स्टैंडर्ड, कि क्या किस लेवल तक हम इसको टॉलरेट कर सकें। पर जो सरकार जो मानक बनाती है, जो स्टैंडर्ड बनाती है, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बेंचमार्क होता है, उसमें बहुत फ़र्क और अंतर है। अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर की बात जो हो रही है अभी, WHO कहती है कि उसकी मात्रा साल भर
5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दिल्ली में साल भर हम देखते हैं 100 से 105 तक वो पहुंच जाती है। जो 5 है वो 105 बिल्कुल, वो तो WHO के साथ अगर आप उसको कंपेयर कंपेयर करें, करें। और हमारी जो अपनी स्टैंडर्ड है वो तो WHO के बेंचमार्क से कंपेयर करें तो काफ़ी लैक्स है, बहुत ही लीनिएंट है। तो अगर वो 40 है हमारा जो स्टैंडर्ड है, और हमारे जो लेवल्स हैं वो 20 गुना ज़्यादा है। वाह! तो ये है कुछ समझाने के लिए कि डेंजरस लेवल क्या है। तो डेंजरस लेवल का एक बहुत इम्पोर्टेंट, जो लोगों को ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेफ लेवल नहीं है। जो WHO कहती है, जब 5 कह रही है WHO, ये कहने का यही मतलब है कि ये कण और ये जो धुआं जो हमारे हवा में है, इसका कोई सेफ लेवल नहीं है। तो हमें यही कोशिश करनी पड़ेगी कि हम कितना कितना ज़्यादा हम इसको कम कर सकें। और इसीलिए मैं एक बहुत बताना चाहूँगी कि हमेशा हम जब ये सर्दियों के समय हम कहते हैं दिल्ली द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, और सब इंडो गैंजेटिक प्लेन और नॉर्दर्न सिटीज़ के ऊपर पूरा ध्यान रहता है, और सब सोचते हैं कि ऐसे मैं गोवा चली जाऊँ, मैं बैंगलोर चली जाऊँ, मैं चेन्नई या बॉम्बे चली जाऊँ। तो पर मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कहीं पर भी भाग कर नहीं, कहीं पर देयर इज नो एस्केप। क्योंकि अगर आप हेल्थ साइंस को देखें तो सबसे ज़्यादा मौत और बीमारियां जिस लेवल पे होती हैं प्रदूषण की, वो दिल्ली और इंडो गैंजेटिक प्लेन में जो हम 100 और 105 और 700 की बात कहते हैं, उस ऐसा नहीं है कि वो लीनियरली जाता है ऊपर। मैक्सिमम डेथ एंड इलनेस हैपन एट अ लेवल जो ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया जिस लेवल पे है आज, जो है अबाउट फ्रॉम 20 to 70। तो 20 to 70 में जब ये प्रदूषण बढ़ता है, मैक्सिमम डेथ्स एंड इलनेसेस आर हैपनिंग एट दैट लेवल। उसके बाद ये ऐसा प्लेट्यू होता है, राइट, ऐसा लीनियर नहीं चलता रहता है कि ऊपर। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेफ का जो एक जैसे मिथ ऑफ सेफ हवा, इट रियली डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर राइट नाउ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इंडिया की किसी भी सिटी में आज सेफ कैटेगरी जो हम कहते हैं नहीं एग्जिस्ट है? इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, एंड जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू द मासेस ऑल्सो। जब हम पॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स वी आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैलकुलेट एंड हाउ वी मॉनिटर दीज नंबर्स एज वेल। बट आई थिंक एज अ लेमैन, अगर मैं एक आम जनता को समझाना चाहूँ, हम लोग देखते रहते हैं, अखबार में आ रहा है, टीवी में आता है, ग्रीन है, ऑरेंज है, लाल है। तो अगर हम उसको सिर्फ ट्रैफिक लाइट से अगर हम कंपेयर करें, तो ग्रीन मीन्स आपको जो पोल्यूशन एयर क्वालिटी मिल रहा है वो आप सांस लेने लायक मिल रहा है। सही। ऑरेंज जिसमें आप चल सकते हैं, ऐसा वार्निंग। हाँ, यस। ऑरेंज में आप देखते हैं कि थोड़ा सावधान जरूरत है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी आर टेकिंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। वॉक करना कम कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सावधानी से कर सकते हैं। देन आता है लाल। अगर लाल बत्ती है तो हम रुक जाते हैं। तो सेम हवा में भी है, अगर हम एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा, अब लाल भी नहीं है, वो तो एम्बर की तरफ हम लोग चले जा रहे हैं, जो हम लोग 400 प्लस AQI सुनते हैं। एक्चुअली मैं इसी पे आना चाह रहा था, ये जो AQI आपने टर्म लिया वो एग्जैक्टली है क्या, अगर इसको डिफाइन कर सकें तो? सो AQI जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका फुल फॉर्म अगर हम जाने तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वो एक तरह का मापदंड है, उसको मेजर करने का हम लोगों का तरीका है, एंड इट इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एज वेल। सो उसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग इक्विपमेंट मशीन्स होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे उसको हम सेटअप करते हैं। उस लोकेशन पे कितना पोल्यूशन है, उस इक्विपमेंट के थ्रू हम लोग मॉनिटर करते हैं। इट्स सेम एज अगर हम बारिश मेजर करते हैं तो उसमें हम बैरोमीटर वगैरह हम रखते हैं। अगर हम टेम्परेचर मेंटेन मेजर करते हैं तो थर्मोमीटर के लिए यूज़ करते हैं। बट AQI का अलग इक्विपमेंट होता है, उसके पैरामीटर्स अलग होते हैं, उसकी गैस क्या मॉनिटर कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स किसको मॉनिटर है, कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या PM लेवल है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वो भी PM 2.5 और PM 10 हम लोग मेजर करते हैं। तो ये सारे गैस एंड पॉल्यूटेंट्स को हम लोग मेजर करने के लिए AQI मशीन यूज़ होता है, और AQI इज़
telling us how good or bad our air is. जिस एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे, जैसे शरीफ ने कहा, एक तरफ हम मॉनिटरिंग करते हैं और वहाँ से जो आंकड़े निकलते हैं, तो जैसे शरीफ ने कहा कि जब अगर हम सिर्फ नंबर को इस्तेमाल करें तो लोग समझते नहीं हैं कि मैंने भी कहा कि 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 105 अब लोगों में ये समझ लाना कि जो ब्रीदिंग हो रही है, जो हवा की जो पोल्यूशन का लेवल है वो कितना खराब है या कितना सेफ है, ये समझाने के लिए ये इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो मॉनिटरिंग स्टेशन से जो आंकड़े आते हैं तो एक कैलकुलेशन का एक मेथड है, तो उसमें ये है एक सिस्टम जहाँ पे हम वो जो आंकड़े हैं उसकी एक ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग में हम कहते हैं गुड, सैटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, और उसी को हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा ग्रैप। ये कहा गया था कि जब आप इंडेक्स से आपको पता चलता है कि गुड सिर्फ खराब हो रहा है कि पुअर, वेरी पुअर, तो ये तो आपने ग्रेड करके बता दिया कि कितना खराब है एयर क्वालिटी, पर उसका आपका रिस्पॉन्स क्या है? जब हवा खराब होती है तो आप क्या करने वाले हैं? तो ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 2016 में, और उस वक्त फिर ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को बनाया गया कि जब ये हवा खराब होती है और जो ये बिगड़ जाती है जो सारा माहौल, तब आप हर स्टेज में किस तरीके के आप एक्शन लेने वाले हैं। पर एक बात ध्यान दीजिए कि जिसको हम गुड कहते हैं, गुड का मतलब ये नहीं कि आपने स्टैंडर्ड को मीट किया। गुड का मतलब हुआ जब आपका लेवल स्टैंडर्ड से 50% नीचे है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड को मीट करना भी गुड नहीं है। तो फिर उसके हिसाब तो लोगों को ये समझाने के लिए कि ये ग्रेडिंग क्या है, तो उसमें जैसे शरीफ ने कहा कि ग्रीन जो कलर कोड दिए जाते हैं, तो जब एकदम रेड पर्पल तक पहुंच जाता है आपको और हमें पता चलता है ये बहुत ही बिगड़ा हुआ माहौल है और हमें कुछ करना होगा। तो एक तरफ सरकार को फिर ये जो ग्रैप मेजर्स वो लेते हैं वो फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और दूसरी तरफ एडवाइजरी दी जाती है लोगों को कि जब खराब हो रहा है, the air pollution is worsening, तब आप खुद क्या सेफगार्ड्स लेंगे, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी एक्सपोजर को आप कम करें। आप सुनेंगे कि डॉक्टर्स कहते हैं आजकल कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो गलत है, मॉर्निंग से सुबह आप मत निकलिए। अगर आप सर्दियों के समय मॉर्निंग वॉक अगर आपको वॉक करना है तो आप शाम, अर्ली इवनिंग और लेट आफ्टरनून उस वक्त जाए, क्योंकि मॉर्निंग में जो एकदम इन्वर्शन होके जो एकदम थमा होता है पूरा प्रदूषण, उससे एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, हमने भी देखा है कि रात को जो सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल इंडेक्सेस बढ़ते हैं, आई थिंक दोपहर को थोड़ा कम हो जाता है। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी सी। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स जो अनमिता ने बताया। अगेन मतलब अगर हम आम जनता को समझाना चाहे तो हमें जब बुखार होता है, फीवर होता है, तो उसका भी ग्रेडेड रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं, राइट? हमारे बच्चे को अगर बुखार होता है तो वी हैव अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। हम थोड़ा 100 डिग्रीज पे, हाँ, हर डिग्री पे हम टेम्परेचर अगर 104 पहुंच जाता है तो हम हॉस्पिटल ले ही जाते हैं, या हायर होता है तो। बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी कैन मैनेज, हम पट्टी कर लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, ऑल दोज थिंग्स। बट अभी जो अगर हम रिलेट करें हवा का जो स्थिति है हमारा, द लेवल एट विच वी आर राइट नाउ, वो आईसीयू वाला लेवल है, टू बी वेरी ब्लंट ऑन दैट फ्रंट। तो वो घर में रह के काम नहीं हो रहा है, वो हम आईसीयू में पहुंच रहे हैं। एंड बहुत कम लोगों को इस तरह का जो नॉलेज है या अवेयरनेस है, दैट वी नीड टू ऑल्सो, अभी भी आफ्टर 10 years ऑफ गोइंग थ्रू एयर पोल्यूशन डिबेकल, वी नीड टू स्टिल सेंसिटाइज पीपल, और उनको बताना पड़ेगा कि ये हानिकारक है, राइट? और अभी मैं आपके स्टूडियो में जब आ रहा था तो लगभग 30-40 किलोमीटर में ट्रैवल किया, आई वाज जस्ट नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग, पूरे 1.5 घंटे अगर मैं ट्रैवल करा तो उसमें सिर्फ 7 से 8 लोगों ने मास्क पहना था, और उस 7 से 8 लोगों में 5 लोग ऐसे थे जो N95 मास्क पहन रहे थे, बाकी तो वो नॉर्मल सर्जरी वाले जो मास्क होते हैं वो पहन रहे थे, विच विल नॉट बी सफिशिएंट इन दिस कंडीशन दैट वी आर लुकिंग एट। ओके, और हम एक्यूआई को कहते हैं कि 400 से 500 तक मेजर करते हैं, बट हमने कभी कर देखा है कि ये 700, 1000
पहली अगर कुछ साल तक देखा जाए तो 1000 तक भी हमने देखा था कि हो रहा है। तो क्या ये ट्रू है कि एक्वाई मीटर्स 999 तक आके रुक जाते हैं या उसके ऊपर मेजर्ड नहीं होता है? ये तो अलग चीज़ें हैं। एक हमारी जो मॉनिटरिंग मशीन्स हैं तो वहाँ पर जो मॉनिटर्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ऊंचाई तक वो मॉनिटर कर सकते हैं। पर ये कहा जाता है कि पर मे बी कहीं पर शायद कुछ कैपिंग हो रहा होगा कि हम एक लेवल के ऊपर शायद उसको हम उतना रिकॉर्ड नहीं कर रहे या उसकी कोई कैपिंग हो रही होगी। तो ऐसे कुछ डाउट्स हैं एंड अगर हम मॉनिटरिंग पर वो तभी निकल के आता है जब जो आंकड़े जो आ रहे हैं बाहर उसकी अगर ठीक से आप ऑडिटिंग करें। तो कभी-कभी आपको दिखेगा कि कुछ मिसिंग डेटा है कहीं पर या तो कहीं पे कैपिंग हो रही है कि इस लेवल के ऊपर वो डेटा नहीं शो कर रहा। पर एक्यूआई 500 से ऊपर क्योंकि हमारे एक्यूआई के जो नंबर्स हैं जो इंडेक्स बनाया मैक्सिमम गया इज एक्चुअली 500 क्योंकि 500 के बाद 700 कहना या 1000 कहना उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि 500 को ही हम मैक्सिमम हार्म लेवल मान के चलते हैं। आई थिंक हैजार्डियस इज द वर्ड शायद बिल्कुल। जो अभी दिया गया है। तो उस लेवल पे अगर पहुंच गया तो आपको बस जो भी करना है आपको तभी ही करना पड़ेगा। डोंट वेट फॉर इट टू बिकम 700 एंड थिंक ऑफ कि मुझे अच्छा, अब मैं समथिंग एडिशनल आई एम गोइंग टू डू। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो 500 इज द मैक्सिमम हार्म लेवल जो भी हो जाए एंड देयरफॉर यू टेक योर मैक्सिमम एक्शन एट दैट लेवल। तो दैट्स द लॉजिक। हमने दिल्ली में ये देखा है कि ये हमेशा विंटर्स में आता है, पोल्यूशन का सारा से भी हमेशा कॉन्वर्जेशन अराउंड ऑल्सो। तो इज दिस अ विंटर प्रॉब्लम फॉर जस्ट दिल्ली या हर सिटी में जहां भी पोल्यूशन ज्यादा माना गया है इज अ विंटर प्रॉब्लम जहां भी ये ज्यादा हुआ है? सो इसमें दो मेन चीज़ें हैं, अनुतम कैन ऐड फर्दर। एक तो आपका ज्योग्राफी जो है, वेयर वी आर लोकेटेड, इंटायर इंडो गैंजेटिक बेल्ट, right? Himalayas and the Western Ghats. So we are in a depression in terms of the land, which kind of acts as a tunnel to. But अगर हम टनल में भी, मैंने शब्द जो यूज़ करा, तो उसके लिए हवा ज़रूरत होती है। तो विंटर के टाइम में जो विंड स्पीड होता है, हमारे जो वायु का जो स्पीड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है या ना के बराबर होता है, जिस वजह से जितने भी पोल्यूशन हमारे टेल पाइप से निकल रहे हैं, इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, फायर जो हम लोग जलाते हैं, पराली जलाते हैं, तो उस वजह से वो उसी जगह पे वो ठहर जाता है। और जब विंटर का जो कोल्ड एयर आप कह लें या हवा जो है वो सेटल करता है, तो वो पोल्यूशन के साथ नीचे सेटल करता है, जिस वजह से हमारा एक वाई काफ़ी हाई पे रहता है। बट इज दिस अ विंटर प्रॉब्लम एवरीवेयर जहां पे भी ऐसा देखा गया है, या पोल्यूशन डजंट मैटर, ये सीजनल नहीं है? जो हमने देखा है कि विंटर वेरेवर, क्योंकि अब विंटर का इंटेंसिटी हर जगह एक नहीं होता, राइट? अगर आप डाउन साउथ जाते हैं वहाँ पे विंटर इज नॉट सो कोट जो हमें समझना है कि विंटर में क्या हो रहा है, जो अभी शरीफ ने समझाया कि समर में हवा की गति ज़्यादा होती है और जिस ऊंचाई तक हवा पहुंचती है फैलने के लिए, विंटर में उतनी ऊंचाई तक हवा नहीं जा पहुंच पाती। एक इन्वर्शन का मतलब है कि पूरा एक थम जाता है ऊपर, एक 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 ऐसे कोई जैसे किसी ने ब्लैंकेट एक Layer बना दिया। लाइक अ कैप ऑन यू एंड देन जैसे शरीफ ने कहा कि तब हवा की गति धीमी हो जाती है। सो बेसिकली नेचर की जो अपनी एक नेचुरल वेंटिलेशन का जो सिस्टम है वो बहुत स्लो डाउन कर जाता है। सो एज ए रिजल्ट जो पोल्यूशन है वो एकदम एक जगह इकट्ठा हो रहा है, पर कितना होगा दैट डिपेंड्स ऑन द जियोक्लाइमेटिक कंडीशन। इंडो गैंजेटिक प्लेन का जो इनहेरेंट डिसएडवांटेज है कि ये लैंडलॉक्ड है। एक तरफ हिमालयाज है, हमारे पास कोई सी या ओपन सी नहीं है, कि पूरा लैंडलॉक्ड है। तो एक यहाँ पे जो ठहराव की बात हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। पर बॉम्बे या द साउथ कोस्ट या वेस्ट कोस्ट, बिकॉज वहाँ पे ओपन सी है, यू हैव द एडवांटेज ऑफ द सी ब्रीज, सो दैट्स वाई वो उतना ऊपर नहीं जा। इवन दो विंटर में पोल्यूशन गेट्स बिल्ड अप, यू विल सी द सीजनैलिटी। हर शहर में आपको दिखेगा कि विंटर में एक पीकिंग होती है, वो होगा ही, पर बॉम्बे का पीक दिल्ली के पीक से नीचे होगा।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि बॉम्बे में प्रदूषण नहीं हो रहा कम है। इट्स जस्ट दैट उनके जो नेचुरल एडवांटेज है वो ज़्यादा है। वाह। तो दिल्ली में स्पेसिफिकली अगर हम ये देखें कि विंटर का ही प्रॉब्लम है, बट ऐसा भी कुछ है कि विंटर का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अब विंटर नहीं का है। प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं समझा बिकॉज हाँ विंटर में जो आप देख रहे हैं और ये जैसे हम लोगों ने अभी समझाया ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। ओके पर ये मत सोचिए कि जो समर गर्मियों के समय प्रदूषण के कोई समस्या नहीं है दिल्ली में। इट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन। विंटर में जो आप अभी देख रहे हैं ये जो धुंधलापन स्मॉगी एटमॉस्फेयर ये है वेरी हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूशन, जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स और उसके साथ जो गैसेस हैं ये सब कुछ एकदम इकट्ठा सब जम रहा है। पर समर में इवन दो इट इज नॉट मोर ओपन यू हैव हायर विंड, पर समर में जो क्या होता है एक और प्रॉब्लम है वो है ओजोन पोल्यूशन। इसका कारण ये होता है कि जो हमारे गाड़ियों से इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती हैं वो जब बाहर आते हैं हवा में इकट्ठा होता है वो फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट वो एक दूसरे के साथ उनकी केमिकल रिएक्शन होती है ओके और उससे एक नया गैस पैदा होता है, उसका नाम है ओजोन। और ओजोन एक बहुत रिएक्टिव गैस है कि अगर आप रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, आपको अगर एस्मा है तो आपके सिम्टम्स इमीडिएटली बिगड़ेगा अगर आपकी एक्सपोजर हो गई हाई टू ओजोन। तो दिल्ली में हम देखते हैं कि हर साल वो जो अप्रैल मई जून the number of days when ozone levels are exceeding the standard increase substantially more than the winter. And that is also, so हम actually बात कर रहे हैं of a cocktail, a very toxic cocktail. वो विंटर का कॉकटेल एक तरीके का होता है और समर का कॉकटेल कुछ अलग। वो पीने वाला नहीं कॉकटेल है, राइट? बिल्कुल, पर ये सांस लेने वाला some other mixing that we are talking about. And क्या ये recent phenomena है? हमने ऐसी डिस्कशन में दिल्ली में रहा हूँ, it's been like 10, 30, 35 years that I've been here. But हमने सुना काफी recent इसको या एक लेवल में कहूँगा कि अब देखना शुरू किया कि 500, 700, 900 ऐसा भी हमने देखा है। तो क्या ये वेरी रीसेंट फिनोमेना है लाइक 5 years, 6 year बैक, या हम अगर हम 90 में जाएं और 2000, 2010 कंपेयर करें तो ये कैसे ग्रो हुआ है? सो आई थिंक दो चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बोल रही है, ऑटोमोटिव जो हम लोग रोड पे देख रहे हैं, कंजेशन एंड स्थिति जो गाड़ियों की है, नंबर संख्या जो है that has been increasing quite drastically, especially after 2000s, Okay. Including those in Delhi as well. Across India ये phenomena है। दूसरा चीज़ जो इसमें निकल के आ रहा है आपका पॉपुलेशन, एक मेजर एक्टिविटीज़ आपके बढ़ गए हैं इसमें। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं या 2015 के बाद देख रहे हैं, जो मॉनिटरिंग होता है हम लोग मेजर करने के लिए, तो वो भी हमारा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो जितने नंबर ऑफ मॉनिटरिंग स्टेशंस आज हैं वो पहले भी थे, हम धीरे धीरे उस पर बढ़ रहे हैं। Okay. बहुत सारे ऐसी जगह हैं अभी भी जहाँ पे हमें ज़रूरत है मॉनिटरिंग स्टेशंस की और नहीं है, बहुत सारे शहर में नहीं है। सो वेयर वी आर नॉट मेजरिंग एनीथिंग, वी डोंट नो एक्चुअली क्वांटिटेटिवली कि हम लोग कितना और कैसा एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। सो आई थिंक दीज टू मेजर फैक्टर्स, बढ़िया मेजर हम कर रहे हैं एंड एक्टिविटीज़ भी बढ़ रहा है। दीज टू आर द मेजर वंस विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। और एक एब्सोल्युटली एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू यहाँ पे है कि जो प्रदूषण की जो कैरेक्टर है, नेचर है, दैट हैज आल्सो चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब समवन लाइक मी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एयर पोल्यूशन ऑलमोस्ट 30 years ago, राइट? अब मुझे अभी भी याद है कि लेट 90s में जब प्रदूषण की बहुत शुरुआत हुई थी, जिससे हमने बातचीत करना शुरू किया था, उस वक्त अवेयरनेस वाज वेरी लो। तब तो आसानी से आप प्रदूषण के प्रॉब्लम को तब हमारे पॉलिटिशियंस डिसमिस करते थे, और ये तो सारी राजस्थान की धूल है, राइट? तो लोगों में वो समझ ही नहीं था कि जो हम क्या, पर प्रदूषण वाज ऑलरेडी अ बिग प्रॉब्लम। जो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, अगर आप याद होगा, अगर आप यहाँ पे इतने सालों से हैं, कि उस वक्त हमें पोल्यूशन वाज लॉट मोर विजिबल। वो आपको काले धुआं दिखते थे तब, जो ट्रक से गाड़ियों के जो धुआं especially. जो हमारे जो गाड़ियां थी, तो 2-stroke इंजन्स, Yeah. पूरी काली Yeah. एकदम, दैट हैज गॉन अवे राइट, Yes. राइट? पर
इट वॉज ह्यूजली टॉक्सिक। तब जो डीजल का हम जलाते थे, डीजल का जो क्वालिटी उस वक्त था, आज जो डीजल क्वालिटी दिल्ली एनसीआर में है, उसकी जो एक बेंचमार्क, उसका जो एक मापदंड है कि कितना साफ है डीजल आज, उसकी जो सल्फर लेवल है आज वो 10 है। और जब शुरुआत हुई थी हमारी एयर पोल्यूशन की कैंपेन लेट 90s में, तब उसका मात्रा था 5000। 10 एंड 5000 अब 5000 से 10 10 तक हम तब हम आए हैं, राइट? तो अब जस्ट समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इतनी गंदी ईंधन हम जला रहे हैं हमारे गाड़ियों में, हमारे इंडस्ट्रीज में, तो उसकी जो धुआं टॉक्सिसिटी कितना ज़्यादा है। और यही कारण था जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना एक बहुत बड़ा जो एक डायरेक्टिव तब आया था कि दिल्ली में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट को आप डीजल से निकाल के सीएनजी पर ले जाए। जी। तो इसका मतलब प्रदूषण वॉज ए बहुत बड़ा मुद्दा था तभी भी, आज भी। पर आज even though pollution has grown, become bigger, but it has also become invisible. इसका मतलब ये हुआ कि आज गाड़ियों से आपको वो काली धुआं दिखती नहीं है, यस पर जो गाड़ियों से फिर भी जो निकल रहा है आज, those are even tinier particles. कण की जो साइज है वो इतने छोटे हो गए हैं अभी कि वो आंखों से हम देख नहीं पाते, पर हमारे सांसों के साथ जब वो अंदर जाती है वो बहुत टॉक्सिक, दिस इज मोर डेंजरस आई बिलीव बहुत जो आप डेंजरस कहना है। चाहते तो एक तरफ हम लोगों ने डीजल को तो साफ कर दिया, या बट हमारी गाड़ियां अगर आप नंबर्स में जाएंगे तो आज भी वो पुराने गाड़ियां, एम्बेसडर्स और ट्रक्स वो चल रही हैं। तो एक तरफ आपने फ्यूल को अच्छा करा, साफ करा, बट दूसरी तरफ आपने लूज कर रहे हैं बैटल अपना एयर क्वालिटी एंड पोल्यूशन के खिलाफ। जब हम पुरानी गाड़ियों को हम देखते हैं सड़क पे, अभी भी चल रही है 30 साल पुरानी, 35 साल पुरानी गाड़ियां जो चल रही हैं। ओके तो हमने जाना कि AQI क्या होता है, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, दिल्ली में ये विंटर प्रॉब्लम है या सीजनल प्रॉब्लम है, बट अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको सॉल्व किया जाए। क्या ये सॉल्व हो भी सकता है? क्या ऐसी कोई कंट्रीज है जहां ऐसा हुआ है? कोई ऐसी सिटीज है जहां हो चुका है? और अगर हुआ तो कितना वक्त लगा? और क्या दिल्ली वालों को कभी फिर से एक साफ एयर देखने को मिलेगी? अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो पहले तो हमें प्रॉब्लम्स, हमने जाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं विच इज़ कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो सॉल्यूशंस भी हमें जो डिवाइस करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड ही होना चाहिए, राइट? जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन देखते हैं, जो जिस तरह का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा हमें। जो गाड़ियों से अगर हम पोल्यूशन देखते हैं तो वी हैव टू चेंज द इंटायर टेक्नोलॉजी दैट इज़ ड्राइविंग दीज व्हीकल्स राइट नाउ। हम लोग बात करते हैं, अनुमिता ने पहले बताया डीजल से हम सीएनजी पे आए जब पोल्यूशन काला था, अभी इनविजिबल है, टेल पाइप एमिशन है। तो अब हमें मूव करना पड़ेगा न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करते हैं, जहाँ टेल पाइप एमिशन एकदम ज़ीरो हो जाता है, जिसको हम ज़ीरो एमिशन व्हीकल बोलते हैं। बट ज़ीरो एमिशन व्हीकल में आज की डेट में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है, कमर्शियली अवेलेबल है, विच इज़ बीइंग अडॉप्टेड क्वाइट अ लॉट इन दिस स्पेस। सो ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करें तो टेल पाइप एमिशंस कम होना है। उसमें अगर हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा हमें अपना नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, जो हम लोग पाथवे, फुटपाथ बोलते हैं, तो उसका जो नेटवर्क है उसे हमें सुधारना पड़ेगा। अभी बहुत दरकार है कि हम उसको सुधारें। हम कहीं भी किसी स्टैंडर्ड्स में किसी भी रीजन से अगर हम कंपेयर करें तो, एंड दिस वी आर टॉकिंग ऑन for Delhi and NCR region. You can imagine what the situation would be outside Delhi and NCR region, right? Yeah. So we need to really work on these factors of public transportation, is, eliminating tailpipe emission, non-motorized transport, footpath, pedestrian pathways हमें बनाना पड़ेगा, so that transportation and industrial जो major contributors हैं उसको हम सुधार सके। अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा कि पराली की जो मात्रा है जलाने की वो ड्रास्टिकली कम हो गया, राइट? इस साल हमें काफ़ी कम रिपोर्ट्स हुए हैं जो पराली जला रहे हैं। ट्रू। डिस्पाइट दैट पोल्यूशन इस लेवल पे है, विच मीन्स कि देर आर अदर थिंग्स दैट वी नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन। सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हमें बहुत एंगल्स से इसको टैकल करना पड़ेगा। आई जस्ट मैंशनड अबाउट 2 सेक्टर्स, बट देर आर मेनी। वेस्ट मैनेजमेंट में हमें सुधार लाना पड़ेगा। हमें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, जो अगर आप हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आप प्लास्टिक ना जलाएं। आप हम लोग देखते हैं कार्डबोर्ड्स जो होते हैं वो जलता है।
हम लोग देखते हैं प्लाई जो होता है जिसमें पेंट होता है वो जलाते हैं लोग अपने बॉडी को गर्म करने के लिए, रखने के लिए। सो आई थिंक ये सब चीज़ हमें सेंसिटाइज भी करना पड़ेगा लोगों को टू कंट्रीब्यूट टू बेटर एयर क्वालिटी। ओके, अनुपता, आप कुछ इसमें ऐड करना मैं यही कहूँगी कि अगर आप देखें इतने सालों से काफ़ी शहरों में और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे क्लीन एयर एक्शन प्लान्स बने हैं यस, और हर साल हमें सुनने को आता है कि एक नया प्लान बन रहा है और हर प्लान में हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। पर जो प्रॉब्लम है वो है कि जो प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो बन रहे हैं और जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा एक गैप है। जो हमें करना है वो हम जिस रफ्तार से करना है, जिस स्केल पे करना है, वो नहीं हो पा रहा। तो हम जैसे शरीफ ने अभी बताया कि हमारे जो एक्शन प्लान के जो मुद्दे हैं, यस, अगर मैं उनको 3 कैटेगरीज में अगर मैं आपको बताऊं, एक है कि हम एनर्जी ट्रांजिशन की जो ईंधन का जो इस्तेमाल होता है, वो इंडस्ट्री में हो या हाउस होल्ड में हो या गाड़ियों में हो, ये क्लीन अप होना चाहिए जितना एकदम साफ ईंधन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। एक तो है ये टेक्नोलॉजी रोड मैप जो हमें चाहिए। दूसरा है हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में मोबिलिटी ट्रांजिशन, ओके, ये जो लगातार निजी गाड़ियों के ऊपर जो निर्भरता बन रही है, इसको आपको रोकना होगा विद इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वॉकिंग एंड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और निजी गाड़ियों के ऊपर कहीं तो आपको रोक लगाना होगा। और तीसरा है जो जिसे हम कहते हैं सर्कुलैरिटी, मतलब जो वेस्ट जो की जो जनरेशन होती है, म्यूनिसिपल वेस्ट, हमारी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, तो ये जो वेस्ट है आज, ये हर जगह जो पूरी एकदम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत ही इसका जो इम्पैक्ट प्रदूषण के ऊपर होता है, ओवरऑल एनवायरमेंट इज रियल, बट वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, वेस्ट इज एक्चुअली अ रिसोर्स। और आज हमारे पास पॉलिसीज भी बन चुके हैं कि कैसे हम वेस्ट से रिसोर्स को फिर से निकाल के फिर से उसका इस्तेमाल करें। आज स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का जो इतना बड़ा एक प्रोग्राम बन चुका है और सरकार ने हर शहर को ये मैंडेट दिया है और पैसे भी दिए हैं कि आप 100% सेग्रीगेशन, 100% कलेक्शन और 100 और जितना हो सके आप मटेरियल को फिर से रिकवर कीजिए। तो ये सब मौजूद हैं, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हम जो जिस स्केल और जिस स्पीड से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जब हम फिर समझने की कोशिश करते हैं तो कि बाकी देशों ने क्या किया, Yeah. राइट। अब बाकी देशों में 2 तरीके के देश हैं, एक है जो द डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे हम जो यूएस हैं, यूरोप है, हम कहते हैं जाके देखो उनकी हवा कितनी साफ है आज। और ये ऐसे वहाँ पे शहरें हैं, जैसे आपको पता होगा कि 1952 में लंदन स्मॉग, यस, एक हफ्ते में 10,000 लोगों की मौत हुई थी, यस, राइट। पेंसिल्वेनिया स्मॉग, लॉस एंजलिस स्मॉग, तो ये सारे शहर उस तरीके की चुनौती से गुजर चुके हैं, बट दे वर एबल टू इम्प्लीमेंट एक्शन एट अ स्केल एंड विद स्पीड। और ये मैंने जो मैंने अभी बताया कि हमें क्या करना है, वो हर बातों पे उन्होंने ध्यान दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। पर एक बात जो हमें समझना है कि यूएस और यूरोप के पास 40 से लेके 50 साल थे उनके हाथ पे, ये पूरा एक दे कुड फेज आउट द एक्शन ओवर वेरी लॉन्ग टाइम, और वो करने के बाद दे हैव रीच्ड अब जहाँ पे आके उन्होंने पहुंचे वेयर दे आर टुडे। बट हमारे पास 40 से 50 साल हमारे हाथ में नहीं है। अगर 40-50 साल इस तरीके की हवा अगर हमें वी स्टिल हैव टू ब्रीथ, वी आर ऑल गोइंग टू डाई। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो चैलेंज है सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने जो किया था हमें भी करना है, पर कितना जल्दी करें और कितना लीप फ्रॉग के साथ करें। अब इंटरेस्टिंग एग्जांपल इंडिया में है कि जहाँ पे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे इंडिया ने अच्छा कुछ करके दिखाया। सबसे बड़ी बात तो यह, जैसे शरीफ ने भी गाड़ियों की बात की है, एक इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे जो मानक गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, जिसको हम भारत स्टेज 2, 3, 4 कहते हैं, 2020 में वो एकदम 4 से 6 एकदम जंप करके चली गई यस, 3 साल में। तो अगर ये हम कर पाए हैं एक बार, व्हाई कांट वी डू दिस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। और यहाँ पे एक देश का मैं जिक्र करूंगी कि चाइना। चाइना की जो
China is different from US and Europe. China also had the same kind of problem. And China and India were in the same level. But जब उन्होंने डिसाइड किया अराउंड 2013 कि हम अभी टारगेट सेट करेंगे टू रिड्यूस आवर पोल्यूशन कि 25% रिडक्शन इन 5 years, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने उसको किया कि बीजिंग को साफ करना था उनको, पर बीजिंग को जैसे दिल्ली को साफ करना चाहते हैं, पर बीजिंग को साफ करने के लिए उन्होंने सिर्फ बीजिंग को ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अराउंड 26 प्रोविंसेस अराउंड बीजिंग, ये पूरी रीजनल लेवल पे दे इम्प्लीमेंटेड लेवल द एफर्ट्स एट ए ह्यूज स्केल. तो इन्होंने कोयले को हटाया, फिर ऑल दैट डर्टी टेक्नोलॉजी. जब आज हम दिल्ली में कंजेशन की बात करते हैं, वहाँ पे वाइल दे एक्सपैंडेड देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर उसके साथ साथ उन्होंने 1 साल में आप कितनी गाड़ियाँ बेच सकते हैं उस पर कैप लगा दिया. अब बात है कि देखिए चाइना में कुछ बातें हो सकती हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वी कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी, राइट. पर फिर भी वहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके उन्होंने दिखाया कि अगर आप स्केल और स्पीड के साथ काम करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस, तो आप 5 साल में हवा को काफ़ी हद तक साफ कर सकते हैं. और यही जो एक ढांचा भी हमें बनाना है, एक रोड मैप जो आज हमें चाहिए कि हमें पता है क्या करना है. इट्स अगेन हाउ डू वी बिल्ड द स्केल फॉर दैट एक्शन. तो यूरोप को लगा या यूएस को लगा 40 साल, प्रोबेबली चाइना को लगा 5 साल. तो हम ये भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाइज इट कैन बी इम्प्रूव. तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली अगर आज शुरू करे या कोई भी इंडियन सिटी आज शुरू करे तो अगले 4 से 5 सालों में शायद एक सोल्यूशन और काफ़ी बेटर स्टेज पे हम आ सकते हैं. नॉट जस्ट बेटर बट काफ़ी बेटर स्टेज पे हम आ सकते हैं. करेक्ट. ओके, दैट इज़ वंडरफुल टू नो कि आज हम ये करना चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं. बट मेरा एक ये मानना है जैसे सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती. आज सरकार कुछ स्टैंडर्ड लेकर भी आएगी, जब तक लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक शायद ये प्रॉब्लम हमेशा रहे. तो क्या अभी भी हम कहेंगे कि सरकार ही है जो ये करे, या सिटीजन शुड कम फॉरवर्ड मेक? ये भी एक सवाल है. क्या उनको एक ऐसा हल्ला मचाना चाहिए इस वजह से कि हमारे लिए कुछ और किया जाए, या उन्हें कुछ अपने ऊपर एक स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस पोल्यूशन को ठीक किया जाए? इसका सिंपल आंसर है यस. हम लोग सब इस से जूझ रहे हैं, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, चाहे घर में बैठे हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, या सड़क पे और रोड पे और ऑफिसेस में जो काम कर रहे हैं हमारे. एवरी वन इज़ अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन क्राइसिस दैट वी आर गोइंग थ्रू. सरकार का दायित्व बहुत है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है सरकार पे, पॉलिसीज़ जो हम डिवाइस कर रहे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक जो हैं, आम जनता जो है या सिटीज़न जो हैं, अपने दायित्व को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएं और सब बोलें आप देख लो. ऐसा नहीं होता है. वी कांट हैव दिस पासिंग द पार्सल बिजनेस गोइंग ऑन. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं, आप एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से बात कीजिए, आप उन वेस्ट मैनेजमेंट से बात कीजिए. तो ऐसा नहीं, एवरी वन हैज़ टू कम टुगेदर. And I always believe that if you have a positive outlook, if you think that certain things can be done, and in this case definitely it can be done. अगर आप मन बना ले तो ज़रूर हम लोग साफ़ कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं शुद्ध हवा, और we can breathe in clean air as well, maybe in 5 years down the line. True. I think it's beyond government now, and जब तक शायद citizens खुद उठकर आगे नहीं आएंगे तब तक इस प्रॉब्लम से हम कंटिन्यूसली जूझते रहेंगे. तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं. एक है कि ये बात ठीक है कि हमें जो हम जन जागरूकता के बारे में बात करते हैं कि अवेयरनेस को बढ़ाना है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में जो एक समझ को बनाना कि व्हाट इज़ द रिस्क, ताकि वो जो डिमांड फॉर क्लीन एयर वो गेट स्ट्रॉन्गर, लाउडर एंड शार्प, श्रिल, ताकि एक दबाव डाले जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर कि हमें एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए और हमें साफ हवा चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा रोल है. पर अवेयरनेस के साथ साथ क्या हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज करेगा या नहीं? कुछ हद तक यस. जहाँ तक
आज हम देखते हैं कि एक पर्सनल लेवल पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अवेयरनेस बढ़ रहा है। लोग कहते हैं हमें एयर प्यूरिफायर चाहिए, हमारी हवा को साफ करनी है, मास्क पहनना है, एक्सपोजर को कम करें, जब प्रदूषण की मौसम आती है तब दिल्ली के बाहर चले जाएं। अच्छा। तो ये बहुत इज कन्फाइंड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, पर ये थोड़ा इलिटिस्ट भी है कि इट्स ऑल्सो जो अमीर हैं, जो जिनके पास साधन हैं, वो ये सोच सकते हैं, पर गरीब ये नहीं सोच सकते। तो एक बहुत बड़ा एक इक्विटी का इशू है। जो गरीब है उनकी जो एक्सपोजर इतनी ज़्यादा है, उनको आप कैसे सेफ रखेंगे। पर जो बात है कि अगर मैं अपना बिहेवियर चेंज करना चाहती हूँ, अवेयरनेस कुछ हद तक मुझे ज़रूर हेल्प करेगा, ताकि मैं ये कह सकूँ कि अगर 1 किलोमीटर रेडियस अराउंड माय हाउस अगर मुझे कुछ लेने जाना है, आई शुड बी एबल टू वॉक। Yep. मैं अपनी गाड़ी ना निकालूं या मैं कारपूल कर लूं। अगर मैं मेट्रो है मेरे घर के सामने, आई शुड बी एबल टू टेक मेट्रो। अगर मेरे घर के सामने कोई कचरा जला रहा है, एक कम्युनिटी एक्शन ले ताकि ऐसा ना हो। अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, हम दबाव डालें कि कंस्ट्रक्शन को ठीक से करें ताकि वहाँ से धूल ना उड़े। तो एक कम्युनिटी और पर्सनल लेवल पे ऐसे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं टू बिल्ड दैट बॉटम अप प्रेशर। पर फिर भी बियॉन्ड अ पॉइंट बिहेवियर तभी चेंज होता है, दो कारण वेरी इंपॉर्टेंट टू फैक्टर्स। जब आई एम इनेबल्ड, जब क्योंकि अगर मैं आज कहूँ कि मैं अपनी निजी गाड़ी को छोड़ के मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहती हूँ, फिर सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे घर के सामने एटलीस्ट एवरी 5 मिनट्स आई गेट अ बस सर्विस। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना है, कि अदरवाइज मैं कैसे अपने बिहेवियर को चेंज करूँ अगर आपने मुझे वो उपाय या साधन अगर आपने मुझे नहीं दिया। इनेबलिंग एनवायरनमेंट। इनेबलिंग एनवायरनमेंट। और दूसरी बात है कि कहीं हद तक ये एक मिडिल क्लास की जो एक वो है ना कि ठीक है हम शोर तो मचा लेंगे, पर जब हमारी अपने ऊपर आती है टू टेक एक्शन, व्हेन आई हैव टू गिव अप समथिंग, यू नो, तब एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बनता है। क्योंकि बिहेवियर चेंज करने में जिसको हम कहते हैं प्राइस सिग्नल, वो सरकार के तरफ से आना चाहिए मेरा जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए। अगर मेरे को अगर आप इनफाइनाइट फ्री पार्किंग देंगे, मैं तो अपनी गाड़ी हर जगह ले जाऊंगी। पर अगर आपने कहा नहीं, मैं कार पार्किंग को कैप करने वाला हूँ और मैं उसके साथ साथ आई एम गोइंग टू पुट अ मीटर ऑन योर पार्किंग कि आपने जितने घंटे आपने लगाए पार्किंग में, आई एम जस्ट गोइंग टू डबल द रेट। Yeah. तो इस तरीके के प्राइस सिग्नल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर को चेंज करने के लिए। और सिर्फ बिहेवियर ही चेंज नहीं होगा, ये प्राइस सिग्नल से जो रेवेन्यू बनती है उसको फिर जिसको हम कहते हैं टू टैक्स द बैड टू फंड द गुड। तो इसमें जो रेवेन्यू बन रही है फिर उसके आप जो ट्रांजिशन है, जिस तरीके पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमें जो उपाय अपनाने हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो these are the issues that we really have to focus on now. वाह, दैट वाज रियली नाइस। हम चाहते थे एक ऐसा प्लान बनाना और वो आप दोनों ने मिलकर काफी अच्छा बनाया है। तो काफी मजा आया ये बात कर कि एयर पोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या ये दिल्ली में कभी सॉल्व हो भी पाएगा। अच्छा लगा कुछ एक नए स्टेप्स जानकर, और शायद एक ऐसी जिंदगी जो दिल्ली में लोगों को अच्छे से देखने को मिल पाए विदाउट स्मॉग। आई वांट टू गिव यू अ ब्रेक नाउ। वी वांट टू हैव वन फन सेगमेंट विद बोथ ऑफ यू। So what I have is, it's called this or that. So I have two things. You can answer which one you prefer, which one you prefer. It can be common also. So let me just start. So first is perfect plans or imperfect action now. imperfect action में भी now, yeah. Same. I think perfection के लिए वेट हम लोग बोलते रहते हैं गुड, perfection is the enemy of good. Good. तो जो भी हम अभी अचीव कर पाएंगे imperfection से, परफेक्शन के चक्कर में हम लोग फिर कहीं और ना पहुंच जाए। Quick visible wins or slow long-term fixes. Tough. I mean, It's tough. We have to balance that out because right now in Delhi, we are only seeing quick fixes and it's not delivering. इसका एक और चीज़, इसका एक और चीज़ जो हम लोग रिलेट कर पाते हैं आम दिनों में, जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं, Yes. तो क्या हम ये देख के, अगर हम पैसे दे के खरीदने लगे तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगा हमें, राइट। तो वो हमारा सोच एक होता है कि हम जो खरीदे वो बढ़िया चले, लंबे दिन तक चले, Quality wise, yes. तो उस अगर सोच से हम जाएंगे तो स्लो जो फिक्सेस हैं, लॉन्ग टर्म It's फिक्सेस। not about slow, it's more about the systemic and infrastructure level fixes. Yeah. Which will take time. But that can also be speeded up. वो भी आप उसकी रफ्तार को आप बढ़ा सकते हैं। Okay. Fix buses first or fix roads first? Why can't we fix both? Fix. But you have to choose one, this or that.
fixed bus first. Yeah, The road same should way. follow. Make car expensive or make public transport irresistible. I'll Make go for the car first one. expensive. Yes. Make car expensive. Okay. Better rules or better enforcement? Enforcement any day. Same for Better you. rules. Technology solutions or human solutions? Human-centric solutions. Human-centric technological solutions. Strict fines or public awareness campaign? Both. Can't choose between the two. I'll go with the first one. Strict fines? Yep. Oh. Big flagship projects or many small local changes? To be consistent with the previous, the second option. Yeah, Small changes. Speed of action or quality of design? quality. Any day. Political feasibility or technical correctness? Second one है. Technical correctness. पॉलिटिकली हम लोग बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाते हैं, उस वजह से सफ़र करते हैं That काफ़ी can slow ज़्यादा. down the process. Okay. Data-led decisions or on-ground intuition? It's Actually, bringing issues that you need both. that's why it's difficult to choose, but you'll have to choose one. तो एट दिस स्टेज अगर हम एयर पोल्यूशन से ही अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे इंट्यूटिव चीज़ हैं जो जिसके लिए डेटा की ज़रूरत नहीं है, राइट? चाहे वो डस्ट कंट्रोल मेजर्स हों, आप पानी हम छिड़काव कर रहे हैं सब जगह. दिस आर वेरी शॉर्ट टर्म नी जर्क रिएक्शन काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. आप रोड ठीक कर लीजिए, आपको ये नहीं जानने की कितने पॉट होल्स उस 1 किलोमीटर में कितने पॉट होल्स है, आपको दिख रहा है वो पॉट होल्स है, आप उसको भर लीजिए. ट्रैफिक कंजेशन उससे काफ़ी हो जाता है. तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन वुड बी द मोर feasible वन. Okay. Public investment or private participation? Public investment. Public investment that will drive in Like the private. crowd in private investment. One strong leader or strong systems? Strong system. Strong system. Consensus building or decisive leadership? Decisive. That can go in the other direction as well. But yeah, if the leader is Caveat that the decisions are right, of course. yes, No, I built this because I thought there'll be different of opinion, but I didn't find many. Okay, so we have another section. We call it pod play, and this the again another segment that we have under this. So what I'll do is, so it is called kill or keep. So I'll give you some words. You'll say whether this needs to be killed or you will keep this. you're not going to jail if we kill something, right? No, nothing yet. So first one is private EV subsidies. Kill. Kill. Okay, and why? If you can afford a car, Yeah. They- why subsidy? But then you're only talking about car. Yes. It's only car. But You if have to it's take public transport, then you need to support. Okay. Free bus travel. Provided you have a strategy to cross-subsidize that. Explain that. You can't be giving free forever. So you need a strategy where you are recovering the cost by taxing the car. By taxing the car. So you can provide, in fact, we should subsidize and give free, but you also have to make the public transport system more sustainable, financially sustainable as well. Okay. Congestion pricing. Yes. Key. Diesel SUVs. Kill. Kill. Okay. Car free city centers. Keep. Yes. Yes. Metro obsession. A problem. A problem. Maybe not kill, Not but everywhere, but do this judiciously Yes. and as needed. बट अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप दोनों का इंडिया 2047 के लिए क्या विजन है? I think you are putting us in a spot where we need to think about and think how, Anil Kapoor and Nayak would think. One day CM, right? And Zohran Mamdani's, mayoral जो उन्होंने commitments दी है towards public transport. So, of course, we discussed about a lot of things, solutions. If you give me the responsibility, public transport, of course, will be at the highest top priority in terms of deploying buses and non-motorized transport, pedestrian walkway, pathways, solid waste management would be waste segregation is such a big issue right now. And a lot of problems could be solved just by, sensitizing people and making sure
थ्रू इनेबलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट आप वेस्ट को अपने घर में ही सेग्रीगेट कर रहे हैं सो दैट वो मिक्स होके लैंडफिल में ना लैंड अप करें, राइट? वेस्ट इज ऑल्सो अ रिसोर्स. Yes. So we need to work on waste, transport, and of course the fuel that is being burning. हम लोग ज़्यादातर जो बाहर से जो कॉन्सेप्ट, देयर इज़ अ वेरी फैंसी टर्म कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी, राइट? जिसमें हम सब आग में झोंक देते हैं बिना सोचे कि वो कितना पोल्यूशन भी क्रिएट करता है. और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन, जैसे टायर्स हो गए, Yes. तो दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ एडिंग टू द पोल्यूशन लेवल. सो आई थिंक कुछ आइडियाज़ अभी हैं इमीडिएट अगर आप पूछें तो, बट अगर मुझे आप 1-2 साल और दे दें तो मैं और भी सॉल्यूशंस आपको बता पाऊंगा. और भी एक बेटर स्मॉगी लेस फॉग लेस विजन विल हैव. ओके, अनुपता जी से आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, जैसे आप 2047 में वॉक कर रहे हैं किसी एक सिटी में, बी दिल्ली, बी एनी सिटी दैट यू टेक, इंडियन सिटी, तो वो विजन 2047 आपके लिए कैसा होगा? क्या कुछ नया होगा? जो मेरा ड्रीम और मेरा होप होगा कि 2047 में मैं इंडिया में क्या देखना चाहती हूँ. यस. एक है साफ हवा, पर साफ हवा जो WHO ने डिफाइन किया है, और ये हर कोने कोने पर इंडिया में वही साफ हवा मौजूद होना चाहिए. ये सबसे बड़ी बात है. उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो हमारे शहर हैं, कोई भी शहर, मेरा अपना शहर जहाँ पर भी हो, वो शहर ऐसा बनना चाहिए कि जहाँ एक छोटा बच्चा और एक एल्डरली जो Seniors. बुजुर्ग हैं, जी. वो आसानी से खुद इंडिपेंडेंटली वो घूम सकते हैं, चल सकते हैं, कि कहीं कोई डर नहीं है कि कोई गाड़ी आके मुझे धक्का दे दे. तो ये जो एक शहर का जो एक मानचित्र पूरा जो एकदम बदलना है, उसके लिए वो ये द चाइल्ड एंड द एल्डरली, इनको मद्देनजर रखते हुए जो एक शहरीकरण का मानचित्र है वो वैसा बनना चाहिए. और उसके साथ साथ तो ये साफ हवा तभी संभव होगा अगर आपका एक विजन जीरो है कि आप एमिशन को खत्म कर रहे हैं. बिल्कुल. अब वो आप कैसे करेंगे? एक विजन जीरो में जहाँ पर भी कोई भी टेल पाइप या स्टैक से आज धुआं निकलता है, उसकी टेक्नोलॉजी को आप ऐसे बदल डालें कि वो जीरो एमिशन हो जाए. ओके. तो गाड़ियों में आप जीरो एमिशन लाएं कि गाड़ियों से धुआं ही ना निकले, ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए. और इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को आप उसको जितना हो सके आप उसको इलेक्ट्रीफाई करें, ताकि वहाँ के जो ईंधन को जलाने की जो ज़रूरत होती है उसको आप कम करें. और विजन जीरो में वेस्ट शुड बी ज़ीरो इन माय सिटी, कि वेस्ट हो ही नहीं कुछ. हमारी कंजम्पशन पैटर्न, हमारी सर्कुलैरिटी, हमारा जो रीयूज रिसाइकलिंग का जो कल्चर है, इसको ऐसे बढ़ावा दें कि कहीं कोई कचरा ही ना जले. तो ये जो एक विजन जीरो की जो मैं आज द होप एंड द ड्रीम दैट आई हैव, तो मुझे लगता है आज हमें उसी तरफ हमें चलना होगा, एंड दैट शुड बी द इंडिया 2047. वाह. और अगर कोई बाहर के कंट्री से, बाहर के शहर से इंडिया को देखना चाहे, तो वो इंडिया 2047 में ऐसा क्या देखेगा जो उसके लिए सरप्राइजिंग हो? मैं तो चाहूँगा कि जो अभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं बाहर की कंट्री में, वो यहाँ एक्सपीरियंस करें, चाहे वो शुद्ध हवा हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हो, विच इंक्लूड्स हाउ यू मूव. हम लोग काफ़ी सुनते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं. बच्चे जो हैं, चाहे यूरोप में, हम वी हैव सीन इट हैपनिंग. जो स्कूल्स स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, वो खुद अपने इंडिपेंडेंटली विदाउट पेरेंट्स बीइंग देयर अकम्पनिंग देम, दे कैन मूव फ्रॉम A to B वेरी सीमलेसली. अगर वो चीज़ हम यहाँ पे ला पाए या कर पाए, अचीव कर पाए, दैट विल बी अ बिगेस्ट अचीवमेंट टू सी. एक छोटा सा एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस. कुछ साल पहले मैं गुलजार साहब का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा कि आजकल बच्चों पे क्यों नहीं मूवीज़ बनती हैं, क्या हम बच्चों को भूल रहे हैं? तो
उनको सुनने जब उनका जो रिएक्शन था, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। वो एक तरह से गुस्से में आ गए, विच इज़ वेरी गुलजार। और ही वॉज एजिटेटेड विद द वे दैट वी आर ट्रीटिंग आवर चिल्ड्रन राइट नाउ। हम लोग आम जिंदगी में अगर हम रोड पे चल रहे हैं, आप इतने हॉर्न बजाते हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स क्रॉस कर रहे हैं रोड, आपको जल्दी नहीं है, आई मीन वो बच्चा है, ठीक है, वो पैदल चल रहा है, आप हॉर्न बजाते हैं उस पर। सो उनका कहने का था कि हम जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, डू यू थिंक कि कोई मूवी भी बन सकता है उस जो इट्स मूवीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, राइट? सो आई थिंक दैट्स वेयर आई वुड लव टू सी द चेंज हैपनिंग, हाउ वी ट्रीट आवर चिल्ड्रन ऑन रोड, giving them secure environment to move independently and alone. अगर बाहर के देश से कोई आके हमें देख रहा है Yes. उस वक्त, तो मैं कहूँगी कि आज हम बाहर के देश को देखकर कहते देखिए उन्होंने कैसे काम किया, Yes. कि हम ये कर सकते हैं। पर दिस शुड गेट रिवर्स दैट, कि वो आके हमसे उदाहरण लेके अपने देश पहुँचे और हमसे सीखें कि व्हाट इट मीन्स टू रियली टेक ऑन द चैलेंज एंड रियली जो वेलफेयर, इक्विटी और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कि हम उसको इतना बढ़ावा दें कि दैट बिकम्स द बेंचमार्क फॉर द वर्ल्ड। और आपने जो विजन भी क्रिएट किया था कि एक साफ हवा दिल्ली में है भी, तो ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे लोग साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया से आए और दिल्ली की तरफ बढ़े जब भी कुछ विंटर आए, बिकॉज नाउ दे रियली वांट टू फील द कोल्ड ऑफ दिल्ली, नॉट द स्मॉग ऑफ दिल्ली। इसी पर मेरा एक सवाल है, और काफ़ी मैं हमेशा अपने गेस्ट से जानना चाहता हूँ कि एक हेडलाइन 2047 के लिए जो आप देखना चाहें तो क्या होगा? मेरे तरफ से अगर आप पूछे, मुझसे अगर पूछे, तो हेडलाइन हो सकता है कि NRIs आर नाउ लुकिंग एट दिल्ली एज देयर रिटायरमेंट डेस्टिनेशन। और आपके लिए? That this is, yeah, absolutely the top destination point for everyone in the world. एवरीबडी सीइंग दिल्ली। और एक ऐसा हेडलाइन जो आप कभी नहीं देखना चाहेंगे कि 2047 में भी आज वो एग्जिस्ट करता है? That Delhi is the most polluted city in the world. +1। ओके, तो ये तो हमने बनाया एक विजन, एक इंडिया 2047 का विजन। बट अगर हम इसको अचीव करना चाहें, हर एक उसके पीछे एक रोड मैप, एक एक्शनेबल प्लान होता है। तो काफ़ी अच्छा है कि एक नया विजन हो कि हमारा इंडिया ऐसा दिखे, हमारा भारत ऐसे दिखे। बट उस तक पहुंचने के लिए ऐसा क्या स्टेप्स होंगे जो हमें आज लेने पड़ेंगे या 2030 में लेने पड़ेंगे ताकि हम उसको अचीव कर सके? तो वो क्या होगा? ओके, हम लोगों ने काफ़ी बातें इस पे ऑलरेडी की हैं। क्या क्या हमें प्लान बनाना है, ये ऐसी कुछ 3 डिसीजंस जो आप कहें कि ये तो मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल है, तो क्या से होगा? सो पहला तो होगा कि सोर्स को हम टैकल करें फ्रॉम एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। दूसरा होगा बिहेवियर को कैसे हम चेंज करें, एंड तीसरा होगा इनेबलिंग इन्वायरमेंट हम दें, चाहे वो पॉलिसी से हो, चाहे वो बिहेवियरल रिक्वायरमेंट हो, डिमांडेड बाय द पब्लिक, जो हम अपने मैनिफेस्टोज में देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। उसको याद रखते हुए अगर हम उस पर कदम एक्शन लें, most of the problems that we are facing right now could be resolved through these. ओके, एंड फॉर यू? मैं ये भी कहूँगी, एक बहुत बड़ी बात ये है कि अब जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, हम समस्या के बारे में बात करते हैं, कितना बड़ा समस्या है उसके बारे में बात करते हैं, पर जो इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी है इस समस्या से, इससे निकलने का, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आज इंडिया में ये है कि अगर आप इंडिया को जो बाकी देशों के साथ कंपेयर करें, जैसे US, यूरोप, द डेवलप्ड, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना था वो मोर और लेस हो चुका है। जो शहरीकरण होना था वो हो चुका है। वहाँ की जो नई इकोनॉमी है, दैट इज़ मोर अराउंड रेट्रोफिटमेंट, कि जो बन चुका है उसको आप और भी कितना साफ करें, उसको और कितना ठीक बनाएं। कि आज अभी अगले 30 साल या 50 साल में जो इंडिया बनेगी, almost 60% of new India has not yet been built. तो अगर आने वाले समय में एक नई इंडिया बन रही है, this is the time when we have to take all the right decision.
अगर आज हमने गलत डिसीजन लिया तो फिर वी आर कमिटिंग आवरसेल्व्स टू अ नाइटमेयर एंड अ ट्रेजेडी फॉरएवर। पर अगर आज हमने ठीक डिसीजन लिया कि किस तरीके से ये जो नया निर्माण होगा, जो न्यू डेवलपमेंट होगी, वो एकदम रिन्यूएबल एनर्जी के आधार पर हो, बेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर हो, बेस्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन के आधार पर हो और बेस्ट सर्कुलरिटी के आधार पर हो। अगर इसको हम इंश्योर कर दें तो ये हम हमारे लिए आज अपॉर्चुनिटी है और ये हो सकता है। तो यहाँ पे कोई मायूस होने का या डिस्पॉन्डेंट होने का कोई स्कोप ही नहीं है। वी हैव टू बिल्ड होप, बट द होप विल हैव टू बी एनेबल्ड। ट्रू। और आपने सॉल्यूशंस की बात करी, और हमेशा जब भी सॉल्यूशंस की बात आती है तो सरकार हो या काफ़ी सारे लोगों से जब बात की जाए तो हमेशा ये होता है कि बाहर क्या किया गया है। तो कोई ऐसा इंटरनेशनल सॉल्यूशन जो आपको लगता है कि जो इंडिया अभी कर रही है बट डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कुछ है जो हम बिल्कुल कॉपी ना करें? जो अभी हो रहा है गुड़गांव में, फ्लाईओवर्स एंड अंडरपास, सिर्फ गुड़गांव नहीं, दिल्ली और हर शहर में। आज जैसे शरीफ और हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप लोग कैसे यातायात करते हैं दिल्ली में और हर शहरों में, अगर उसको बदलना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना होगा। पर अगर लगातार जो हमारे जो रोड्स के जो नक्शे हैं, अगर वो बदलता जाए इस तरीके से कि आप रास्ते को चौड़ा किए जा रहे हैं, फुटपाथ हटा रहे हैं, अंडरपास और ओवरपास के कारण आप सिग्नल्स हटा रहे हैं कि ताकि लोग रास्ता क्रॉस ना कर पाए, राइट? तो फिर जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी, वॉकिंग, साइकिलिंग, सेफ चिल्ड्रन ऑन आवर रोड्स, ये हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि बाकी देशों में एक रिवर्सल हो रहा है। पहले जैसे अगर आप यूएस में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, पहले एक समय था जो जब उन्होंने भी हमारे जैसे ही इस तरीके से फ्रीवेज एंड फ्लाईओवर्स वो बनाते गए। पर आज अब जाइए आप सैन फ्रांसिस्को, आप सियोल, ऐसे कई शहरें हैं जहाँ पे ये इनको तोड़ रहे हैं। तोड़ के दे आर रिक्लेमिंग दैट स्पेस फॉर पीपल। दे आर डिजाइनिंग द सिटी फॉर पीपल एंड नॉट फॉर द कार्स। नाउ हमें उनको देख के ये सीखना है, पहली बात, कि वो अपने मिस्टेक से सीख रहे हैं। उन्होंने गलती की, उन्होंने समझा ये गलत है, फिर वो रिवर्सल कर रहे हैं। और आज हमें देखिए इंडिया में अदरवाइज मेजॉरिटी पीपल इवन टुडे दे वॉक, साइकिल एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मास आर लाइक दैट। पर हम उन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम जो माइनॉरिटी कार ओनर्स हैं उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो यूएस में पहले हुआ था। और पर हम बहुत गरीब हैं। वी कैन नॉट first do the mistake and then undo the mistake. It's too expensive for us. Yes. We must not repeat the mistake. तो इस तरीके के कई उदाहरण हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। वेस्ट टू एनर्जी जो हम लोगों ने पहले बात की, वो तो एकदम है कि वेस्ट टू एनर्जी हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज द एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन एंड द वे दैट वी ऑपरेट इन आवर डेली लाइफ्स, हम थोड़ा साइंटिफिक नहीं होते हैं, बड़े अनसाइंटिफिक होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी डील विद आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, बड़े जुगाड़ू होते हैं जिसका दूसरा नाम हम बोलते हैं। तो उस चक्कर में वेस्ट टू एनर्जी जो है वो काफ़ी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो हम जला देते हैं जो कि नहीं जलना चाहिए, जिसके कारण हमारे पोल्यूशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा विच इज़ नॉट अ सोल्यूशन बट अ प्रॉब्लम दैट वी शुड नॉट बी एम्यूलेटिंग, कॉपी नहीं करना चाहिए हमें। बाहर के देश में पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका में हम देखेंगे बड़ी गाड़ियाँ काफ़ी Popular हैं। रोड पे चलती हैं, Yes. काफ़ी पॉपुलर हैं। वो पिकअप ट्रक्स बोलते हैं, वो कार्स भी नहीं बोलते हैं। Yes. इन इंडिया ऑल्सो हम लोग थोड़े उस दिशा में जा रहे हैं अभी। जो एवरेज वेट ऑफ कार पॉपुलेशन इंडिया में हम देखेंगे, अब देख के भी हम SUV market has grown actually. एब्सोल्युटली, Yes. और उस वजह से जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है, उस वजह से हमारा एमिशन इंटेंसिटी जो है, 1 किलोमीटर चलने के लिए हम जो कार्बन पहले जो एमिट करते थे उससे कहीं ज़्यादा हम एमिट करना शुरू कर देते हैं। एफिशिएंसी नॉर्म्स वगैरह आ रही हैं, रेगुलेशंस हैं उसमें, रोड स्पेस उसमें काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। सो यू आर ऑक्यूपाइंग, एडिंग मोर टू कंजेशन। उस कंजेशन में बसेस भी फंसी होती हैं, विच इज़ मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड पे।
तो ये चीज़ जो है हमें एमुलेट तो नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो लुक एट वेज हाउ वी कैन you know reduce the impact of inspiration that we are taking from foreign land. मेरा भी काफी एक पॉइंट रहता है उसमें, क्योंकि आज जब भी कोई गाड़ी लेने जाता है तो कितना देती है इज द ओनली थिंग दैट दे एक्चुअली आस्क. बट आज तक कोई ये नहीं पूछता कि कितना पोल्यूशन भी ये एमिट करती है, और शायद ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं होती, शायद ये कोई आपको बताता भी नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर अगर हम कोई एसयूवी ले या कोई भी गाड़ी ले, उसका पोल्यूशन एमिशन कितना है पर किलोमीटर, इफ दैट इज अ नंबर जो आज हो या कहीं पे भी अवेलेबल हो, तो शायद जो स्पेसिफिक यूजर है या कस्टमर है उसको देखकर शायद मना करे, और ये मोर एफिशिएंट कार्स बनाने की तरफ भी एक पहला कदम हो. बट आज वो इन्फॉर्मेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो किसी को पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी रेटिंग्स नोबडी न्यू, बट जैसे जैसे वो 5 स्टार की बातें होने लगी, तो आज एक ऐसा माहौल आ चुका है जहाँ पे कोई 2 स्टार 3 स्टार है तो पीपल टेक बैक, अनलेस इट्स अ डिफरेंट केस फॉर एवरीबडी. बट कोई जो नहीं लेना चाहता है वो नहीं लेगा, बट जो ले सकता है वो अवॉइड कर सकता है. बट शायद अगर ऐसा हो सके तो कुछ एक सोल्यूशन बने, तो शायद मेरे ब्रोशर्स पे. आपने स्टार रेटिंग की बात की. स्टार रेटिंग का जो हम रिलेट कर पाते हैं आम दिनों में, वो जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE जो है, वो स्टार रेटिंग अप्लायंसेस देती है, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, रेफ्रिजरेटर हो, टेलीविज़न हो. तो इस तरह का रेटिंग सिस्टम जो आप बता रहे हैं वो होना चाहिए. एमिशन वो के लिए कार्स में भी होने चाहिए. वो एनर्जी कंजम्पशन रिलेटेड टू एमिशंस हम कर सकते हैं. उसमें डेटा वुड बी अ क्रिटिकल चैलेंज. बट ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज ओवरकम नहीं हो सकता है. डेटा अवेलेबल हो सकता है. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको बना सकती है. हम लोग इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं रिसर्च में. कितना कर पाएंगे वो डिपेंड करता है कि डेटा हमें कितना मिल पाएगा, और रिक्वायरमेंट एंड डिमांड फ्रॉम पब्लिक इज़ ऑल्सो क्रिटिकल. अगर बेनिफिट इसका काफ़ी ज़्यादा होगा तो हम देखते हैं आगे क्या होता है. So that was amazing, the session that we have with you. So now I have another segment. It's called myth busting session. So I give you some myths. You or whether it's a myth or a reality, you will let us know. The first is breathing polluted air is basically like smoking. Is it a myth or a reality? Reality. There are numbers now coming in. 18, And what are those numbers? 18-20 cigarettes per day. Wow. So but when the AQI is, so let's suppose when the AQI is 400, Very how many poor, cigarettes maybe, is yeah. what? Very poor when graph 4 is imposed. Yeah. So that is 18 to 20 cigarettes. Yeah. Wow. And India already knows the sources of pollution. It's just that we are not acting on it. Is that true or it's just a myth? Not acting adequately on them. So we know the sources. That's what they are. हमें पता है क्या करना है. हाँ. हमें पता है क्या प्रॉब्लम है. Okay. And another myth is once all the vehicles get electric, we will have clean air. Is that true or real? Substantially, yes. But you have to deal with other sources as well. अगर मैं अपने इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड Yes. उसका कैप में पहन लूँ और एक इकोनॉमिक्स की तरह जवाब दूँ, तो वो रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग एट. अगर सिर्फ ट्रांसपोर्ट Remaining equal. ceteris paribus, अगर मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट एमिशंस कम करना चाह रहा हूँ, दैट्स माय ओनली इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, यस. बट ओवरऑल पोल्यूशन अगर कम करना है, देन नो. But he said air quality. या सो देन नो. A lot of time, lot of people ask, because we are growing, hence this pollution. So the economic growth and cities clean air are two different things, or can they go hand in hand? They can go hand in hand. And is there an example for that where we have seen this? Singapore. Okay, so that's a general norm that can happen. Okay, and citizens' behavior is the biggest cause of air pollution. Is that true or a myth? It depends. How? So that depends, of course. We are all part of it. We are contributing, of course. Behavior definitely would lead to change in behavior would definitely lead to reduced emissions. How much, that needs to be looked at. But there are certain
benefits that you can definitely gain through educating and sensitizing people. Okay, that's nice. Okay, good to bust some myths. I now want to understand from you, because you have worked in this clean air or different works that you have done across sector. When was it your moment when you actually feel like, yes, this is what I wanted to do in my life? So when did you realize that? For me, it was a sheer accident because when I started off, nobody was even talking about a career in environment. Forget about air pollution. So, but then that was a time when this whole area has evolved very dramatically, and I'm talking about 30 years ago. Ah. And so I have actually progressed on a very uncharted path without knowing where I'm going. But as I went along, I've understood the excitement of what it takes to really deal with these issues and make a difference. So it has been an interesting journey for you. And for you, Sharaf, when did you realize that? I think when I joined Terry, perhaps I'll be very honest with the experience. And one thing that and that Terry has given me is the OCD. I have become very obsessed about how do we reduce our carbon footprint, be it in terms of not using plastic bottles. That's also a policy which I have kind of incorporated in my life. Not using plastic bags for last 10 years now, since For last 10 years? Yes. Wow. So all the vendors in my locality, they know that he's not taking plastic bag. So that's the habit that I have incorporated. So I think that compulsive behavior has been a blessing, I would say, in towards sensitizing my own child towards environmental when she's studying EVS, environmental science, in her school. Wow. And during your career, we always found कि कुछ एक mentor से कुछ एक specific लोग होते हैं जो हमें enthusiasm दिलाते हैं, वो passion को continue करते हैं. Who are these in your life for both of you? Ideally, everyone would like to look for that one mentor, and there are several of them because as you've gone along in life, you're continuously learning. But I will not make this a concept that where you're looking at one leader, one mentor. Sure. This learning process is such that when you are in the ground, when you're working with the people, you're interacting and engaging with everyone around you, and the pieces of wisdom and understanding that you pick up all along the way, I think that is what sustains you. Even though, there's so many people, I can't even begin to even name them to say, okay, this person. But I now know so many of them, but that's just not only up there, but it's like everyone along the way that you are dealing with who keep challenging you, and you keep looking at and absorb the new ways of learning, the new insights that you get into, so understanding a problem and then solving a problem. Okay. And Sharif, you? I would broadly agree with it. But you will take some names? As human beings, I won't take any name. But as human beings, we keep, in our day-to-day life, we keep taking out positives and, sometimes negatives as well from the people that we meet in our day-to-day life. It's important how do we focus on the positive side and improve not only our lives, but, the lives around us as well. Okay. And now that we have seen कि इतने सालों तक आपने काम किया है, but एक सवाल हमेशा ये रहता है, if you can time travel and go back 10-15 years back to your life, what is that one advice you will give to that younger version of yours? It's taking time for me to travel back 10 years. Take that, but we would need that advice that you, or one belief that you had during that time, but now probably that has changed. One belief that you want to change while going back. So I think if you can go back. Yeah, just a thought. I think we keep ourselves so focused in terms of the end product and an immediate result of the work that we are doing, that we forget the overall objective of why we are doing such certain work. In our research field that we do, there are lots of hits and there are lots of misses as well. Yes. So I think that's where we need to keep a focus on
small gains will be very important to, and small successes will be very important to cherish and share with your team members. That's something that I would advise, and not be fixed and fixated about large wins, but small wins would also be a good moment to live. Yeah. Nice. I mean, the question that you're asking is actually very important. And, it's very tough to look back and say, what is that one thing? But I think it's a continuous process of balancing your hindsight with your foresight, And I think we are continuously doing that. Or if I had done something differently, or if I had looked at it differently. Yeah. But that's a wisdom that you keep gaining all along the way. Of course. Yeah. I'm not too sure if you can really go back and change, but you have taken certain decision in a certain way at a certain given point of time. But then I think it is that balancing of your hindsight and your foresight that really helps you to grow. But all along the way, I think the focus has to be on glass full, on wins, the small, not the passive and the permissive or the pessimistic way of looking at things. That should never be the case, despite all odds, despite all challenges. So suddenly I made you feel young and you can go back to time. And on that, I really wanted to understand, हमने पूछा कि काफी सारे mentors आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कौन रहे हैं, बट आज जब आप क्लाइमेट को देखते हैं, सस्टेनेबल सेक्टर को देखते हैं, so who do you think would be the future champions in this sector? जो आप अब तक करते आए हैं, जो इस बैटन को शायद आप आगे पास करना चाहें, who could be that? If there are any names that could be given, if you want to. I wouldn't even look at it that way, perhaps. Okay. Because, there is always a tendency to look for one champion, one star, But I think the time now has come that it has to be the masses. You look for a star when the sky is dark. But when there's a sunshine, that means all are stars. So that you really have to get more. I mean, everyone has to be the champion. So the change that we are looking for is not one individual who's going to drive it. Or one generation. Or one, yes. It has to be a generational effort. Wow. So I really love that concept of stars and sunshine, because when there is masses, it's sunshine. But yeah, Sharif, you can't copy this. You'll have to give your own answer. I would Tell say us. my daughter, yes. I see her growing, and I see her growing in a way that I would have liked to grow in terms of the sensitization process. But sadly, of course, the environment that we are living in, जो हम हवा breathe कर रहे हैं, it's a sad reality for her as well, that we are not able to provide even clean air, even though we have purifiers at home. Yeah. But she's not allowed to go out in the evening, play outside, during winters, and not even during summers and other seasons as well. So that's a harsh reality, but I think if we can change that, that will be great. So now we have at least one future champion that is getting ready. Okay, so one last segment that we have, it's called What the FAQ. It's the rapid fire round that we have. I have some good questions. I require some great answers from both of you. And let's be fast. Are we winning? There are no hampers. I'm really sorry for that. Yeah, but someday we will have that for all of our users, where they can also win it. Okay, let me just start. Are Indian city designed more for voters, vehicles, or visibility? Vehicles. Visibility. Okay. Is congestion a sign of economic success or planning failure? Planning failure. Planning failure. Are EVs the solution or just the most convenient headline? It's a solution. Solution. Is technology running ahead of common sense in cities? Sometimes it is. Yeah, agree. Can you give an example for that? Let's move on. Why do visible projects get more funding than impactful ones? It's the optics that matter in politics. Yep. What's harder to change in India? Technology, institutions, or mindsets? Mindset. Okay. Do Indian cities suffer more from lack of money or lack of coordination? Lack of coordination. Yeah. So we have enough money, it seems. Yeah. Yes. There's no dearth of money. Okay. Why do cities struggle to work across departments when the problems are clearly connected?
Communication, lack of communication. So they don't talk to each other? Yes. Why is enforcement treated like a bad word in India? At the end of the day, you are penalized. Enforcement without proper systems in place doesn't work. Okay, so you build both. Why is long-term thinking so difficult in public policy? It's all 5-year cycle. And you, Sharif? Yeah, in the long term, we all will be dead. Who's actually responsible for clean air? Center, state, city governments, or citizens? Everyone. I would say citizen, because they can hold accountable all the 3 tiers that you mentioned. What do you have to say, Anubhata, to Sharif on this? From your everyone to just as citizens. Everyone, right? I mean, He only mentioned citizens. that's because you see, you're talking about a governance system here. So citizens are clearly one of the key levers of that to drive that system to get accountability. Absolutely. But then you have to make all the systems in the hierarchy work. True. What's one global practice that Indians misunderstand the most? Owning a vehicle is a sign of prosperity. What's one thing about Indian cities that makes you optimistic about them? Active citizenship. Okay. Data suggests that a lot of people are either walking or cycling for their daily activities. I think that's where we need to focus on. So thank you, Sharif. Thank you, Anubhata, for this wonderful conversation we had with you. Thank you for coming on the show. Thank you for having us. Thank you. Thank you for watching this episode of What's the Vision. We had great conversation with both Anubhata and Sharif. अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया, so one favor, please do subscribe our channel and do share this episode with one more person who will understand more and learn from this episode about the whole thing that we have talked about. I hope you enjoyed the show. Thank you so much.